पोटेंसी का मतलब है पोटेंशियल, पोटेंशियल या कह सकते हैं एबिलिटी ऑफ अ सेल टू फॉर्म पॉसिबल टाइप ऑफ cells, possible type of differentiated cells. So potential or ability of a more accurately of single cell, of a single cell, कि एक सेल कितने विभिन्न प्रकार के, कितने तरीके के डिफरेंशिएटेड सेल बना सकता है, उसे हम कहते हैं पोटेंसी। HSC मींस हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। अभी हम उसके बारे में बात करते हैं बेटा। अब ये पोटेंसी कई तरीके की होती है। टोटी पोटेंसी हो सकती है, टोटल पोटेंशियल, जैसे कि जाइगोट के अंदर हम कह सकते हैं। प्लूरिपोटेंसी हो सकती है, जैसे अभी हम बात करेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के अंदर। मल्टीपोटेंसी हो सकती है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल के अंदर। प्रोजेनेटर सेल्स हो सकते हैं, जैसे हम बात करेंगे कि ब्लड के कई सारे सेल्स। यूनिपोटेंट सेल्स हो सकते हैं, जैसे स्पर्मेटोगोनिया। तो इन सब का मतलब क्या है? ये जो हमने यहां पर लिखे हैं वो सारे के सारे तो एग्जाम्पल हो गए। ये सारे के सारे एक एक एग्जाम्पल लिख दिया हमने। टोटीपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, मल्टीपोटेंट, प्रोजेनेटर सेल, यूनिपोटेंट। तो इनका मतलब क्या है? सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टोटीपोटेंसी या टोटीपोटेंट स्टेम सेल। सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। एक कोई ऐसा सेल जिसमें ये पोटेंशियल हो कि वह ऑर्गेनिज्म के सारे सेल बना पाए, और सिर्फ सेल ही नहीं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी बना पाए। यानी डेवलपमेंट के लिए जो जो चीजें जरूरी हो वह सारी चीजें वो बना पाए, तो उस सेल को कहा जाता है टोटीपोटेंट। यस, वेरी गुड। तो टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स दे हैव अ टोटल पोटेंशियल। दे हैव अ टोटल पोटेंशियल मींस अ सिंगल सेल can give rise to further successive division होकर it can give rise to a complete organism। वह complete organism का formation कर सकता है। जो भी organism हमें बनाना चाहते हैं उस complete organism का formation है वह किया जा सकता है। So complete organism can be formed by this, let's say तो ऐसे सेल को क्या कहा जाएगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल जाइगोट। जाइगोट इज फर्टिलाइज्ड एग। तो कंप्लीटेड ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तो तभी बनाया जा सकता है जब इस सेल में एबिलिटी हो कि ये सारे एम्ब्रियोनिक सेल भी बनाए। ये सारे के सारे क्या बनाए? एम्ब्रियोनिक सेल भी बनाए, यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म के सारे सेल बनाए। और उसके साथ साथ वह क्या बनाए? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लीनिएज भी बनाए एनिमल्स के केस में, जो कि एम्ब्रियो को सपोर्ट करती है ना, जैसे एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइन एटसेट्रा। तो ध्यान रखना, सबको पता होता है कि हाँ सारे एम्ब्रियोनिक लीनिएज के सेल बना सके। जैसे बॉडी के सेल का मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के सेल, और उसके अलावा इवन जर्म सेल्स भी बना सके, जो कहां पर पाए जाते हैं? गोनेड्स के अंदर। बॉडी के सेल का मतलब हम बात करें जो सोमेटिक सेल्स बना सके,
और सोमेटिक सेल्स के अलावा गोनेड्स के अंदर पाए जाते हैं जर्म सेल्स, वो बना सके। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आई। उसके अलावा वह एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लीनिएज भी बना सके, जैसे प्लेसेंटा बनता हो, जैसे एमनियोन बनता हो, जैसे योक सैक बनता हो, जैसे कोरियोन बनता हो, ये सारी चीजें भी बना पाए तो ही उस सेल को टोटीपोटेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है टोटीपोटेंट सेल के, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, टोटीपोटेंट सेल लाओगे कहां से, है ना। तो टोटीपोटेंट सेल सिर्फ कहां पर होते हैं, या तो मैमल का फर्टिलाइज्ड एग, तो जिसे जाइगोट कहा जाता है। मैमल्स के अंदर बात करें तो फर्टिलाइज्ड एग, या मैमल्स के अंदर बात करें तो फर्स्ट 4 to 8 सेल्स, फर्स्ट 4 to 8 सेल्स आर टोटीपोटेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि टोटीपोटेंसी मैमलिन सेल में कहां तक होती है, तो 8 सेल तक ही होती है, उससे आगे नहीं होती। और कल वाला एक्सपेरिमेंट भी आपको याद होगा जो हमने प्लूटियस लार्वा बनाया था डिश का, जिसमें उसने क्या किया था, फर्टिलाइजेशन एनवेलप को हटाया था और चारों सेल को अलग कर दिया था। चारों सेल को अलग करने के बाद भी हर सेल से कंप्लीट लार्वा, प्लूटियस लार्वा बना, भले वो थोड़ा साइज में छोटा था। तो उस सेल को क्या कहा जा सकता था, उन चारों सेल को क्या कहा जा सकता था, टोटीपोटेंट। याद रखिए, अगर कोई सेल को अलग करने के बाद उस सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाया जा सकता है तो ऐसे सेल को टोटीपोटेंट सेल कहा जाएगा। ह्यूमन का इसमें इसका एग्जांपल जाइगोट, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, या हद से हद 8 सेल स्टेज तक हम जा सकते हैं। दूसरे तरीके के सेल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। इस टर्म से भी बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं कि प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होते हैं। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल भी बॉडी के, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सभी सेल बना सकते हैं। दे कैन फॉर्म एन एवरी सेल ऑफ द बॉडी, हर सेल को बना सकते हैं। लेकिन they cannot form an extra embryonic membrane, वो extra embryonic membrane नहीं बना सकते। और extra embryonic membrane नहीं बना सकते इसका मीन्स they cannot form complete organism। ऑर्गेनिज्म के हर सेल को बना सकते हैं, एक्टोडर्म के सेल बना सकते हैं, मेसोडर्म के सेल बना सकते हैं, एंडोडर्म के सेल बना सकते हैं, उनमें प्लूरीपोटेंसी होती है। लेकिन चूंकि वह एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यानी प्लेसेंटा के सेल, कोरियोन के सेल, एलेंटोइन के सेल, योक सेक्स नहीं फॉर्म कर सकते, इसलिए उन सेल से हम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं कर सकते। हाँ, एक्सेप्ट ट्रोपोब्लास्ट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स में, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। अगर ह्यूमन में बात करें तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स दे आर डिराइव्ड फ्रॉम, मेनली दे आर डिराइव्ड फ्रॉम ट्रोपोब्लास्ट। तो जो ट्रोपोब्लास्ट है ना, इनिशियल स्टेज में, ये ह्यूमन का मोरुला स्टेज है, इसके जो बाहर वाले सेल हैं उन्हें कहा जाता है ट्रोपोब्लास्ट, और जो अंदर वाले सेल है, यहां वाले सेल, इन्हें कहा जाता है इनर मास सेल। इन्हें क्या कहा जाता है, इनर मास सेल। तो जो ये इनर मास सेल है, इनर मास सेल किसका एग्जाम्पल है, तो इनर मास सेल एग्जाम्पल है प्लूरीपोटेंट के। ठीक है, सो हम ये भी कह सकते हैं कि दे कैन फॉर्म एवरी सेल ऑफ अ बॉडी एक्सेप्ट दो स्ट्रक्चर्स या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स और अ प्लेसेंटा विच इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ट्रोपोब्लास्ट, उसको वो फॉर्म नहीं कर पाएंगे। और इन इनर सेल मास को आप बाहर मीडियम में लेकर उनको कल्चर भी कर सकते हैं। तो इनर सेल मास को बाहर मीडियम में आप कल्चर कर रहे हैं, इन सेल्स के लिए हम ऑफन टर्म करते हैं, दैट इज टर्म यूज करते हैं, दैट इज रेफर्ड टू एज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल।
तो कोई पूछे आपसे कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स किससे डिराइव होते हैं, तो आंसर होना चाहिए एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अ इनर सेल मास ऑफ अ ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, है ना। तो ये वाले जो सेल्स हैं इन्हें कहा जाता है इनर मास सेल, और इनर मास सेल है, इनमें क्या एबिलिटी होती है कि वो बॉडी के हर सेल को बना सकते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स को छोड़कर, स्पेशली उन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स को जो ट्रोपोब्लास्ट से डिराइव होती है। यस, बहुत जरूरी है कि प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल का उदाहरण क्या है, तो ज्यादातर बच्चे तुक्का मारेंगे हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल नहीं। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल का एग्जाम्पल है इनर सेल मास या एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। इनर सेल मास से ही कुछ सेल लो और उसको कल्चर मीडियम पर मल्टीप्लाई करो, तो जो अनडिफरेंट सेल का पूल है दैट इज ऑफन रेफर्ड टू एज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। तो इनर सेल मास कब देखने को मिलेगी, तो इनर सेल मास आपको देखने को मिलेगी आफ्टर 8 सेल स्टेज अप टू ब्लास्टोसिस्ट। 8 सेल स्टेज के बाद ब्लास्टोसिस्ट तक आपको इनर सेल मास दिखाई देंगे, और इनर सेल मास से प्रॉपर एम्ब्रियो बनता है। प्रॉपर एम्ब्रियो का मतलब उसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बनती है। इनको डिराइव कर आप कल्चर मीडियम में मल्टीप्लाई करा सकते हैं, और इन सेल को कहा जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में एम्ब्रियो को छोड़कर बेटा जो भी लेयर होगी ना, देखो एम्ब्रियो में क्या होता है, सोमेटिक सेल होते हैं और जर्म सेल्स होते हैं, और सोमेटिक सेल्स की 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। उसको छोड़कर बाकी की कोई भी संरचना हो, चाहे वह योक सैक हो, चाहे वह एमनियोन हो, चाहे वह कोरियन हो, एलेंटोइस हो, या इन जनरल टर्म्स में प्लेसेंटा का भाग हो, ये सारी क्या कहलाती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स। ओके पूजा, चलो। तो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स उन स्टेम सेल्स को कहा जाता है जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के हर सेल बना सकते हैं, लेकिन उनसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लीनिएज के सेल नहीं बनाए जा सकते। इसलिए उनसे आप लीवर बना सकते हैं, उनसे आप किडनी बना सकते हैं, उनसे आप ब्लड के सेल्स बना सकते हैं, उनसे आप स्किन बना सकते हैं, थेरापेटिक क्लोनिंग करा सकते हैं, लेकिन उनसे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बनाया जा सकता। कल्चर मीडियम में उनसे क्या बना सकते हैं, आप नर्व बना सकते हैं, उन्हें मसल्स बना सकते हैं, उनसे बोन बना सकते हैं, उनसे लीवर बना सकते हैं, लेकिन उनसे कंप्लीट ह्यूमन नहीं बना सकते। तीसरी कैटेगरी आती है अब हमारे पास मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स नाम से ही पता चलता है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स ऐसे थे जिनसे बॉडी का हर सेल बनाया जा सकता है, पर मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से बॉडी का हर सेल नहीं बनाया जा सकता। कई तरीके के सेल बनाए जा सकते पर हर सेल नहीं बनाया जा सकता। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल की पोटेंसी और रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, दे हैव अ फर्दर रेस्ट्रिक्टेड पोटेंसी, थोड़ी पोटेंसी और कम हो गई। टोटीपोटेंसी से पोटेंशियल कम हुआ प्लूरीपोटेंट का, प्लूरीपोटेंसी से भी पोटेंसी कम हुई मल्टीपोटेंट स्टेम सेल का। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स जनरली उन्हीं सेल्स का निर्माण कर सकते हैं जिस जगह पर वह रह रहे हैं। उदाहरण के तौर पर इसके अंदर ज्यादातर आते हैं एडल्ट स्टेम सेल। तो न्यूरल स्टेम, एडल्ट स्टेम सेल उस वातावरण में रहते हैं कि सिर्फ न्यूरॉन्स वाले सेल यानी न्यूरॉन बना सकते हैं या ग्लायल सेल बना सकते हैं, आसपास वाले सेल्स बना सकते हैं। तो बोन मैरो में रहने वाले सेल अपनी जगह के हिसाब से उससे रिलेटेड सेल ही बना सकते हैं, जिसमें या तो आपके लिम्फोइड ब्रांच हो सकती है या माइलिनोइड ब्रांच हो सकती है। तो बात क्या हुई कि मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स कई प्रकार के सेल बना सकते हैं, पर ये कई प्रकार के सेल जो बन रहे हैं
डिफरेंट टाइप के सेल बन रहे हैं, इट कैन डिपेंड्स अपॉन ओनली वो सेल्स विच डिपेंड्स अपॉन वेयर इट इज रिसाइडिंग, किस टिश्यू में ये रिसाइड कर रहे हैं। क्या ये ब्रेन में रिसाइड कर रहे हैं, क्या ये बोन मेरो में रिसाइड कर रहे हैं, क्या ये इंटेस्टाइन में रिसाइड कर रहे हैं, क्या ये मसल्स में रिसाइड कर रहे हैं, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि वह किन सेल को बनाएगा। सो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल का एग्जांपल क्या हो गए, एडल्ट स्टेम सेल्स, जो एडल्ट मेरे अंदर पाए। मेरे अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल तो नहीं हो, मेरे अंदर या आपके अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल नहीं है, आपके अंदर न तो अब जाइगोट है, न ही आपके अंदर कोई इनर सेल मास है। आपके अंदर और मेरे अंदर जो स्टेम सेल्स है वह कैसे हैं, एडल्ट स्टेम सेल्स। और एडल्ट स्टेम सेल्स जो कई जगहों पर पाए जाते हैं और जगह के हिसाब से तय होता है कि वह किस तरीके के सेल बनाने वाले हैं। ये सारे सारे एग्जाम्पल किसके हैं, मल्टी पोटेंट स्टेम सेल के। रिसाइडिंग टिश्यू का मतलब कि एडल्ट स्टेम सेल न्यूरॉन वाले वातावरण में तो कुछ अलग तरीके के सेल बनाएंगे, सीमित तरीके के। अगर ये एडल्ट स्टेम सेल बोन मैरो में है तो उस जगह के हिसाब से कुछ अलग प्रकार के सेल बनाएंगे जो सिर्फ ब्लड के ही होंगे। अगर ये स्टेम सेल्स, एडल्ट स्टेम सेल्स इंटेस्टाइन के क्रिफ्ट के बीच में, इंटेस्टाइन सेल के बीच में कहीं पर है, तो फिर कुछ और अलग प्रकार के सेल्स बनाएंगे। तो ये सभी प्रकार के सेल नहीं बना सकते। ये कहां पर रहते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ये किस तरीके के सेल फॉर्म कर सकते हैं। सो मेजर फैक्टर कि व्हाट काइंड ऑफ सेल्स दे आर गोइंग टू फॉर्म, दैट डिपेंड्स हु इज इन आस पड़ोस, हु इज इन अ सराउंडिंग। सराउंडिंग में कौन, आस पड़ोस लोग कौन है, कौन से सिग्नल मिल रहे हैं, अभी पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तो एडल्ट स्टेम सेल कहां पाए जाते हैं, जैसे एम्ब्रियोनिक गट में पाए जा सकते हैं, एडल्ट की स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जा सकते हैं, न्यूरल ट्यूब से लेकर इवन ब्रेन तक पाए जा सकते हैं। हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल बेस्ट एग्जांपल है। ध्यान रखना एग्जाम में इतना सरल क्वेश्चन आ जाए कि हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल इज एन एग्जांपल ऑफ, हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल इज, ये एग्जाम डायग्राम है वो हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल का है, HSC का डायग्राम है, एंड इट इज एग्जांपल ऑफ, इट इज एग्जांपल ऑफ। और ऑप्शन में आ जाए टोटीपोटेंट सेल, क्या ये टोटीपोटेंट है, क्या ये प्लूरीपोटेंट है, क्या ये मल्टीपोटेंट है, क्या ये यूनिपोटेंट है। क्या आंसर होगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। वेरी गुड, है ना। तो ये गलती मत करिएगा कि हीमेटोपोएटिक स्टेम को प्लूरीपोटेंट मान लो। हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स दे आर एग्जांपल ऑफ, दे आर एडल्ट स्टेम सेल एंड दे आर एग्जांपल ऑफ मल्टीपोटेंट। कई तरीके के सेल बना सकते हैं पर एम्ब्रियो के सारे सेल नहीं बना सकते। वेरी गुड बच्चों। जैसे हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल की बात करें, जिनके बारे में काफी डिटेल में हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे आगे, इवन एनिमल फिजियो में पढ़ेंगे कि हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स खुद को रिन्यू तो कर ही सकते हैं, दे कैन सेल्फ रिन्यूअल तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा कुछ सेल्स डिफरेंशिएट होकर कन्वर्ट हो सकते हैं माइलिनॉइड प्रोजेनिटर सेल। जैसे हमने कहा कि ये भी एक स्टेम सेल का एग्जाम्पल है, बट उनकी पोटेंसी रेस्ट्रिक्टेड है। माइलिनॉइड प्रोजेनिटर सेल और आगे डिवाइड होकर इनसे बन सकते हैं आपके पास न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ईओसिनोफिल, मोनोसाइट्स जिनसे मैक्रोफेज बन सकते हैं, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स। यानी मेनली आप क्या बना रहे हैं, इनसे WBC बना रहे हैं, यानी ल्यूकोसाइट्स बना रहे हैं, ल्यूकोसाइट्स बना रहे हैं, ज्यादातर ल्यूकोसाइट्स, और उसके अलावा प्लेटलेट्स, और उसके अलावा आप क्या बना रहे हैं, RBC। किस लीनिएज से, माइलिनॉइड प्रोजेनिटर सेल। पर आपको पता है हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल से एक दूसरी लीनिएज स्टार्ट होती है, कौन सी?
हाँ, क्योंकि हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल कहां पाए जाते हैं? दे आर प्रेजेंट इन बोन मैरो। इनकी लोकेशन क्या है? द लोकेशन इज बोन मैरो। बोन मैरो में है तो उसके आसपास का वातावरण ऐसा होता है कि हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल या तो माइलिनॉइड प्रोजेनिटर सेल में कन्वर्ट हो, यस वेरी गुड, या दे गेट कन्वर्ट टू अ लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल, या तो किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? माइलिनॉइड प्रोजेनिटर सेल में। तो कुछ हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स वापस सेल्फ रिन्यू होते हैं और निर्भर करता है कि उसका आसपास का वातावरण कौन सा है, और कन्वर्ट होते हैं लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल में। और लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल से मेनली बनते हैं बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और उसके अलावा नेचुरल किलर सेल्स। तो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स या तो क्वेश्चन रहेंगे, चुपचाप पड़े रहेंगे, सिग्नल मिलने पर और वातावरण के हिसाब से वह डिवाइड कर कर बना सकते हैं माइलिनॉइड प्रोजेनिटर सेल, या कुछ अलग तरीके का सिग्नल और वातावरण मिलने पर डिवाइड होकर बना सकते हैं लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल। माइलिनॉइड प्रोजेनिटर सेल आगे डिवाइड कर कर फर्दर लीनिएज स्पेसिफिक सेल्स बनाएंगे जिसमें आरबीसी भी बन सकते हैं। उसके अलावा आपके मेगा कैरियोसाइट्स जिनसे प्लेटलेट्स बनाई जा सकती है, और आगे चलकर आप उससे बना सकते हैं ग्रेनुलोसाइट्स जैसे कि बेसोफिल, ईओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, और एक तरीके का अग्रेनुलोसाइट भी, मोनोसाइट, जिससे मैक्रोफेज बनाया जा सकता है। और दूसरी ब्रांच होती है लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल जिनसे आप बना सकते हो बी सेल, टी सेल और नेचुरल किलर सेल। ये जो हीमेटोपोएसिस है, इस पूरे मैकेनिज्म को हीमेटोपोएसिस कहा जाता है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, दो जगहों पर पढ़ेंगे कि कौन से सिग्नल मिलने पर लिम्फोइड ब्रांच में जाएगा, कौन से सिग्नल मिलने पर वह माइलिनॉइड ब्रांच पर जाएगा, इन सब सेल का क्या फंक्शंस हैं, हम दो जगहों पर पढ़ते हैं। एक तो एनिमल फिजियो में पढ़ते हैं और दूसरा हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं, जब सेल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम पढ़ते हैं। तो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स एग्जाम्पल किसका है? तो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल एग्जाम्पल है हमारा मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। इसका एग्जाम्पल है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल का, जिसमें आप देख रहे हो कितने तरीके के सेल्स बन रहे हैं। हालांकि सारे सेल तो नहीं बन रहे हैं, पर कई तरीके के सेल्स बन रहे हैं। न्यूट्रोफिल बन रहे हैं, ईओसिनोफिल बन रहे हैं, बेसोफिल बन रहा है, मोनोसाइट्स बन रहे हैं, मेगा कैरियोसाइट्स बन रहे हैं जिनसे आपके प्लेटलेट्स बनाए जा सकते हैं, इवन आरबीसी बन रहे हैं। उसके अलावा लिम्फोइड ब्रांच से आपके बी सेल बन रहे हैं, टी सेल्स बन रहे हैं, नेचुरल किलर सेल्स बन रहे हैं। तो कई तरीके के सेल्स बन रहे हैं, और कौन से सेल्स बनेंगे वो इस बात पर निर्भर करता है कि वह कहां पर रिसाइड कर रहे हैं, स्टेम सेल कहां पर है। स्टेम सेल जहां रिसाइड करते हैं उसे स्टेम सेल निक कहा जाता है, या स्टेम सेल निश कहा जाता है। कैसे निश में वो रह रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा। आप प्रोजेनिटर सेल क्यों नहीं रिन्यू करेंगे, पर उनके अंदर रेस्ट्रिक्टेड पोटेंसी देखने को मिलेगी। यहां पर इस डायग्राम से ये बताने की सिर्फ कोशिश ये की गई है कि देख लो बच्चों, एक सेल अनेक प्रकार के सेल बना रहा है, पर बॉडी के सारे सेल नहीं बना पा रहा है। इसलिए हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल मल्टीपोटेंट स्टेम सेल का एग्जाम्पल है, टोटीपोटेंट का नहीं है, प्लूरीपोटेंट का नहीं है। ठीक है? हाँ फौजिया, इस डायग्राम से मैं क्या समझाना चाहता हूं, मैं आपसे ये नहीं रटवाना चाहता हूं कि माइलिनॉइड से क्या क्या बनता है, लिम्फोइड से क्या क्या बनता है, क्योंकि ये काम इम्यूनोलॉजी का है, ये काम एनिमल फिजियोलॉजी वालों का है। मेरा काम यहां पर ये प्रूव करने का है, आपको इस डायग्राम से ये समझाने का है कि देखो एक सेल कितने प्रकार के सेल बना रहा है, पर ये सारे सेल नहीं बना रहा है बॉडी के, इसलिए इनको मैं प्लूरीपोटेंट तो नहीं कह सकता, लेकिन मल्टीपोटेंट जरूर कह सकता हूं। अब आगे हमारे जिसका सवाल आप बार बार देने, प्रोजेनिटर सेल जिसे हम ट्रांजिएंट एम्पलीफाइंग सेल भी कहते हैं। जब कभी भी मल्टीपोटेंट स्टेम सेल डिवाइड होते हैं, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल डिवाइड होते हैं, तो उनसे जो डॉटर सेल्स बनती है
असिमेट्रिकल डिवीजन की वजह से उन ट्रांजिशनल स्टेज को कहा जाता है प्रोजेनिटर एम्पलीफाइंग सेल्स। कहने का मतलब क्या है, ये हमारे पास हो गया एडल्ट स्टेम सेल, ये हो गया हमारे पास एडल्ट स्टेम सेल, और एडल्ट स्टेम सेल डिवाइड हो रहे हैं और हमारे पास कुछ इस तरीके के सेल्स बन रहे हैं, फिर ये और डिवाइड हो रहे हैं और कुछ इस तरीके के लेट से सेल बन रहे हैं। यहां पर आगे जो सेल बन रहे हैं दोस्तों, दैट इज बेसिकली यूनिपोटेंट। ये क्या है, यूनिपोटेंट, या जिसको हम कमिटेड कह सकते हैं, जो एक पर्टिकुलर लीनिएज में जाएंगे। और यहां पर है हमारे पास एडल्ट स्टेम सेल जो कैसे हैं, मल्टीपोटेंट। वो कैसे हैं, मल्टीपोटेंट। तो बीच के अंदर जो ये सेल है, इनके लिए क्या टर्म इस्तेमाल की जाएगी, बीच में जो ये सेल है, कि जब कभी भी मल्टीपोटेंट स्टेम सेल असिमेट्रिकली डिवाइड कर वापस मल्टीपोटेंट स्टेम सेल के अलावा कुछ और डॉटर सेल बनाते हैं, इन डॉटर सेल को, जो बीच में सेल्स हैं, इन्हें कहा जाता है प्रोजीनेटर सेल्स। दे आर रेफर्ड टू एज प्रोजीनेटर सेल्स। और बीच में थोड़े समय के लिए आए, इसलिए इन्हें ट्रांजिट एम्पलीफाइंग सेल भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ब्लड सेल्स के दौरान हमने क्या देखा है, ब्लड सेल्स जब फॉर्म होते हैं तो उस दौरान क्या क्या बनते हैं, लिम्फोइड, क्या बनते हैं, लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल, या बनते हैं माइलिनोइड प्रोजेनिटर सेल। ऐसा ही प्रोजेनिटर सेल्स आपके स्पर्मेटोजेनेसिस में भी आप देखेंगे, जैसे स्पर्मेटोगोनियम बनने से पहले देयर वुड बी अ स्पर्मेटोगोनियम मदर सेल। तो these सेल्स जो बीच में इंटरमीडिएट बनते हैं न्यूरॉन्स के अंदर, न्यूरल प्रोजेनिटर सेल, उन जो आगे चलकर यूनिपोटेंट सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बीच के ट्रांजिट सेल्स के लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता है प्रोजेनिटर सेल्स। नहीं संदीप, स्पर्मेटिड इसका एग्जाम्पल नहीं है। प्रोजेनिटर का एग्जाम्पल क्या हुआ, तो प्रोजेनिटर सेल के आगे प्रोजेनिटर सेल लिखा हुआ होना चाहिए, जैसे लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल, माइलिनोइड प्रोजेनिटर सेल, इरिथ्रोइड प्रोजेनिटर सेल, या मदर सेल लिखा होगा। आरबीसी डब्ल्यूबीसी तो डिफरेंशिएटेड सेल है तन्वी, वो तो उनमें तो पोटेंसी होती नहीं, वो डिवाइड ही नहीं करते, वह यूनिपोटेंट नहीं है, वह तो टर्मिनल डिफरेंशिएट हो चुके हैं। आप पोलन मदर सेल प्लांट की बात करो तो वेरी गुड कृष्णा, बात समझ में आई। अब एक तरफ हो गया हमारे पास मल्टीपोटेंट सेल, दूसरी तरफ हो गए यूनिपोटेंट सेल, बीच के अंदर है जिनकी पोटेंसी मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से तो कम है लेकिन यूनिपोटेंट स्टेम सेल से ज्यादा है। इन बीच के सेल को कहा जाता है पीसी या प्रोजेनिटर सेल्स। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में भी ये एक तरफ हो गया आपके पास मल्टीपोटेंट सेल, बीच में आए हमारे पास माइलिनोइड प्रोजेनिटर सेल, आगे चलकर और कुछ आएंगे दैट कुड बी लाइक लेट्स से मोनोसाइट, मैक्रोफेज, प्रोजेनिटर सेल। पर प्रोजेनिटर सेल क्या हो गए, तो बीच की एक ट्रांजिट स्टेज हो गए। आगे चलकर जिनसे आरबीसी बन रहे हैं, तो यहां पर ये कोई सेल बना जिसे कहते हैं इरिथ्रोब्लास्ट, या कुछ सेल लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल से कुछ सेल्स डिराइव हुए दैट जिसे कहा जाता है लिम्फोब्लास्ट, जिससे कन्वर्ट हो रहे हैं या तो बी लिम्फोसाइट या जिससे कन्वर्ट हो रहे हैं टी लिम्फोसाइट, तो उन्हें कहेंगे हम यूनिपोटेंट सेल। अब जो ट्रांजिट एम्पलीफाइंग सेल है, जो प्रोजेनिटर सेल है, उससे भी कम पोटेंसी होती है यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स की, जो सिर्फ एक ही प्रकार के सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। हां, जिनका किस फेट और डिटरमाइन तो बहुत पहले हो गया है अवन, जिनका फेट और रेस्ट्रिक्ट हो गया है,
यानी फेट तो प्रोजेनेटर सेल का भी हो चुका है, फेट तो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल का भी हो चुका है कि भाई तुम इन्हीं में से कन्वर्ट होंगे, लेकिन किस्मत और सिकुड़ती जा रही है, जिसका बेस्ट एग्जांपल हो गया स्पर्मेटोगोनिया, जिससे सिर्फ और सिर्फ स्पर्म सेल बनती है। ऐसा कोई भी स्टेम सेल जिससे सिर्फ एक ही प्रकार की सेल बनती हो, तो ऐसे स्टेम सेल को जो खुद को रिन्यू कर सकता है बट कैन गिव राइज टू ओनली वन टाइप ऑफ सेल, सिर्फ एक ही तरीके का सेल वो बना सकता है, उससे ज्यादा प्रकार के वो सेल नहीं बना सकता, उस सेल को कहा जाएगा यूनिपोटेंट स्टेम सेल, जिसका बेस्ट एग्जांपल हो गया स्पर्मेटोगोनिया, जिसे सिर्फ स्पर्मेटिड बनते हैं, आगे चलकर जिसे स्पर्म बनाया जा सकता है। तो ऐसा कोई भी एग्जांपल आपको दिखाई दे जिसे सिर्फ एक ही तरीके के सेल, खुद जो सेल्फ रिन्यू भी करता है और डिफरेंशिएटेड सेल भी बनाता है, बट डिफरेंशिएटेड सेल सिर्फ एक ही प्रकार के बनाता है, तो उसे कहा जाएगा यूनिपोटेंट स्टेम सेल। स्पर्म का प्रोजेनेटर सेल का नाम क्या होगा? तो उसका नाम ही स्पर्म प्रोजेनेटर सेल होगा। जर्म सेल से बनेगा कोई, हम कह सकते हैं स्पर्म मदर सेल, जिससे आगे चलकर बनेगा स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया बनते वक्त अब उसकी कम हम कह सकते हैं और फेट रेस्ट्रिक्ट हो चुका है, वह एक ही प्रकार का सेल बनाएगा, दैट वुड बी स्पर्म। ठीक है दोस्तों, ये जो आप एग्जांपल दे रहे हो ना, आरबीसी, न्यूरॉन, ये सब तो डिफरेंशिएट सेल है। जो भी ये आरबीसी, न्यूरॉन, आपके दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है ना, आरबीसी, न्यूरॉन या इवन डब्ल्यूबीसी, दे आर नॉट स्टेम सेल, दे आर नॉट स्टेम सेल, दे आर डिफरेंशिएटेड सेल, दे आर डिफरेंशिएटेड सेल। क्योंकि सबसे पहली लाइन हमने ये पढ़ी थी, स्टेम सेल का टाइटल पाने के लिए सेल्फ रिन्यूअल भी होना जरूरी है और कुछ डिफरेंशिएटेड सेल बनाना भी जरूरी है। ओगोनिया में पोलर बॉडी बनती है पर वो रेस्ट डीजनरेट हो जाती है। ठीक है, वेरी गुड कृष्णा। चलो आगे बात करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं वापस को, कि जैसे जैसे डेवलपमेंट प्रोसीड होता जाता है, जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे की तरफ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे पोटेंसी रेस्ट्रिक्ट होती जाती है। सब वापस रिवाइज हो रहा है, चिंता ही मत करो। शुरुआत में जब जाइगोट वाली स्टेज हो, जिसको जाइगोट से ही लिया जा सकता है, और कहां से लोगे, टोटीपोटेंट होता है। उस दौरान जाइगोट आपका कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकता है, बॉडी के सारे सेल बना सकता है, और उसके अलावा वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स भी बना सकता है। जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे की तरफ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे पोटेंसी कम होती जाती है, काबिलियत कम होती जाती है। जैसे जाइगोट को देखो, या इवन अब 4 सेल स्टेज को देखो, या इवन 8 सेल स्टेज तक देखो, 8 सेल स्टेज तक देखो, यहां तक आपको क्या देखने मिलेगी, टोटीपोटेंसी देखने को मिलेगी। थोड़ा और आगे जैसे डेवलपमेंट प्रोसीड होता है, थोड़ा और आगे डेवलपमेंट प्रोसीड होने पर अब जो सेल्स बनते हैं अंदर की तरफ, जिनको हमने कहा था कि दीज आर रेफर टू एज इनर सेल मास, और है ना, इस तरीके से आगे डेवलपमेंट भी ब्लास्टोसिस स्टेज आ गई सपोज, और कुछ सेल बने जिन्हें कहा गया इनर सेल मास, और इनर सेल मास से जो सेल्स डिराइव होते हैं उन सेल्स को कहा जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। और ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहां से डिराइव होते हैं, ब्लास्टोसिस। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहां से डिराइव होते हैं, तो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में कहां से डिराइव होते हैं, इनर सेल मास से, और इनकी पोटेंसी अब थोड़ी सी कम होकर इन्हें प्लूरीपोटेंट कहा जाता है। यानी ये बॉडी के सारे सेल बना सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स नहीं बना सकते।
जैसे जैसे और आगे बढ़ते जाते हैं, डेवलपमेंट और आगे बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज नहीं है, और आगे ब्लास्टोसिस्ट के बाद गैस्ट्रुलेशन भी होगा, गैस्ट्रुलेशन के बाद और आगे एम्ब्रियोनिक स्टेजेस भी आएगी, इवन उसके बाद बर्थ भी होगी, एडल्ट भी आएगा। तो अब जो सेल्स बनते हैं वह हो जाते हैं मल्टीपोटेंट। जैसे जैसे और आगे बढ़ते हैं सेल कैसे हो जाते हैं, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। जैसे एडल्ट की ब्रेन के अंदर, या एम्ब्रियो की लेटर स्टेजेस के अंदर, या एडल्ट के बोन मैरो के अंदर, या एडल्ट के लीवर के अंदर, कई जगहों पर आपको क्या देख लो, मसल्स के अंदर कई जगहों पर आपके पास अब स्टेम सेल्स होते हैं, पर उनकी पोटेंसी और कम हो चुकी होती है, उन्हें कहा जाता है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यानी मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स आए। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स कहां से प्राप्त कर सकते हो आप, एम्ब्रियो में लेटर स्टेजेस पर, लेटर स्टेजेस आफ्टर ब्लास्टोसिस्ट, वहां से आप ऑब्टेन कर सकते हो, या आप एडल्ट ब्रेन से ऑब्टेन कर सकते हो, या इनको आप बोन मैरो से प्राप्त कर सकते हो, ऐसा कहा जा सकता है। और भी कई सारी जगह हमने पढ़ा। रिवर्स एरो ये बता रहा है कि एक्सपेरिमेंटली आज तक जो रिसर्च हुई है उसमें कुछ जगहों पर इन प्रोसेस को रिवर्स किया जा चुका है। आप आगे पढ़ेंगे कि इफ यू गिव सम काइंड ऑफ प्रॉपर सिग्नल, देन व्हाट यू कैन डू इज मल्टीपोटेंट को वापस प्लूरीपोटेंट में, प्लूरीपोटेंट को वापस टोटीपोटेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन्स, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, काफी डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, चलो। पर इनसे वापस किया जा सकता है ऐसा अभी तक आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है कि क्या आप लिमिटेड डिवीजन पोटेंशियल सेल को लिमिटेड डिफरेंशियल पोटेंशियल सेल में कन्वर्ट कर पाएंगे, उसके लिए क्वेश्चन है। ओके, चलो, मैं ये कह रहा हूं कि मल्टीपोटेंट सेल और आगे डिवाइड होते हैं तो उसके बाद बन जाते हैं लिमिटेड डिफरेंशिएशन पोटेंशियल, जिन्हें कहा जाता है प्रोजेनिटर सेल। तो प्रोजेनिटर सेल जैसे न्यूरल प्रोजेनिटर सेल है, न्यूरल प्रोजेनिटर सेल का अब और लिमिटेड डिफरेंशिएशन पोटेंशियल हो गया, यानी मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से भी कम प्रकार के सेल बना सकते हैं। जैसे न्यूरल प्रोजेनिटर सेल्स या तो बना सकते हैं आपके न्यूरॉन्स, या बना सकते हैं ग्लायल सेल्स, जबकि उसके कंपैरिजन में जो बोन मैरो में सेल्स हैं वो कितने प्रकार के सेल बना पा रहे थे, देख रहे थे आप, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी भी डिफरेंट तरीके के बना सकते हैं। इवन एडल्ट ब्रेन स्टेम सेल में अगर मल्टीपोटेंट सेल है तो कई तरीके के सेल बना जा सकते हैं, वो ओलिगोडेंड्रोसाइट भी बना सकते हैं, वह मीसेनग्लियल सेल्स, माइक्रोग्लियल सेल्स भी बना सकते हैं, न्यूरॉन भी बना सकते हैं, ग्लायल सेल्स भी बना सकते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं, सेल वापस सेल्फ रिन्यू हो रहे हैं और कुछ सेल्स डिफरेंशिएट हो रहे हैं। डिफरेंशिएट होते ही अब हमारे पास बन गए हैं जिनमें अब प्रिकर्सर सेल, ये कैसे हो गए हैं, यूनिपोटेंट, जो सिर्फ एक ही प्रकार के सेल बना सकते हैं। जैसे डिफरेंशिएटिंग न्यूरल प्रिकर्सर, जिसके लिए एक टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूरोब्लास्ट, जो सिर्फ एक ही प्रकार के सेल बना सकते हैं। जैसे न्यूरल प्रिकर्सर सेल, जिनमें क्या है, अब डिवीजन तो कर सकते हैं, वह लिमिटेड डिवीजन कर सकते हैं, पर डिफरेंशिएशन अलग अलग प्रकार में नहीं कर सकते, एक से ज्यादा प्रकार के सेल नहीं बना सकते, एक ही प्रकार के सेल बना सकते। जैसे कि फंक्शनल न्यूरॉन्स, दे कैन फॉर्म अ फंक्शनल न्यूरॉन्स। तो ये सेल अब कौन से बन गए, अब उनकी पोटेंसी खत्म, अब पोटेंसी खत्म, और अब हमारे पास कैसे सेल आ गए हैं, डिफरेंशिएटेड सेल। तो क्या क्या सेल्स आए हैं हमारे पास, याद रहेगा, सबसे पहले थे टोटीपोटेंट, टोटीपोटेंट के बाद आए प्लूरीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट के बाद हो गए मल्टीपोटेंट, मल्टीपोटेंट के बाद हो गए हमारे प्रोजेनिटर सेल्स, प्रोजेनिटर सेल्स के बाद हो गए यूनिपोटेंट, और यूनिपोटेंट भी अगर डिवाइड हो गए तो अब स्टेम सेल खत्म, अब हमारे पास आ गए टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, यहां तक बात क्लियर, टोटी, प्लूरी, मल्टी, प्रोजेनिटर, यूनी एंड फाइनली डिफरेंट सेल। So these are the different
पोटेंसीज, ये डिफरेंट तरीके की पोटेंसीज है।